और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लाभार्थियों के साथ किए गए संवाद की। मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर उद्बोधन और लाभार्थी संवाद में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश के उपस्थित लाभार्थियों से संवाद किया। वहीं राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक किया जा चुका आयोजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के 7,402 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इस दौरान कैंप में 47 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच, 3,52,000 किसान क्रेडिट कार्ड, 24,33,000 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2,14,000 और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ा गया। 4,27,000 से ज्यादा महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। वहीं कुल मिलाकर 1.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति में राजस्थान ने चौथा स्थान हासिल किया। एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार और अन्य अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से संवाद किया। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद से बाकायदा केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से ग्राम स्तर तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, अंत्योदय की योजना के साथ बीजेपी की सरकार काम करती नजर आई और उसके तहत 1.6 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ा किया या कहीं कि सीधे तौर पर लाभान्वित किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण बनी पराली कैसे हो सकती उपयोगी, एक बड़ा सवाल है। राजस्थान पुलिस के नवाचार ने देश भर के डीजीपी और आईजी को संदेश दिया। हाल ही में जो डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें राजस्थान पुलिस का नवाचार अपने आप में एक मिसाल बनता हुआ नजर आया। कॉन्फ्रेंस के लिए राजस्थान पुलिस ने पराली से बने कागज से वेलकम किट बनवाई थी और ये हैंडमेड वेलकम किट कॉन्फ्रेंस में आए सभी अधिकारियों को भेंट की गई। किट के ऊपर लिखा था, दिस फोल्डर इज मेड बाय यूजिंग पराली, यानी कि ये जो फोल्डर आपके पास है ये पराली के जरिए बनाया गया है, पराली का इस्तेमाल करके बनाया गया। दरअसल मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा ने अपनी मंशा जताई थी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में आने वाले डेलीगेट्स को कुछ ऐसा उपहार दिया जाए जो कि जयपुर या राजस्थान में बना हो। एडीजी विपिन पांडे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने मुख्यमंत्री के मंशा को मूर्त रूप दे दिया और इस तरह राजस्थान पुलिस ने इस नवाचार से पराली की उपयोगिता भी बता दी। पराली को जलाने के बजाय इस प्रकार से इसका सदुपयोग किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर पराली जलाने से जानलेवा प्रदूषण हो सकता है और अमूमन ऐसा दिल्ली एनसीआर में हर साल दिखाई देता है। दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग दूषित वातावरण में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री वजयलाल के विजन ने पराली जनित प्रदूषण के नियंत्रण को नई राह दिखाई। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के विशेष इंटरव्यू की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिनका विशेष इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा 22 जनवरी करोड़ों देशवासियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। और ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि आप जरा सोचिए, जो हमारी उम्र के हैं वो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण होगा। जो बुजुर्ग हो चले हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन चक्र इसमें खपा दिया कि शायद राम मंदिर का निर्माण होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 22 जनवरी करोड़ों देशवासियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा क्षण होगा। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति उत्साह की गंगा बह रही है। राम मंदिर के लिए बीजेपी और इससे जुड़े संगठनों ने मानो कड़ा संघर्ष किया। कईयों ने अपनी जिंदगी दे दी, कईयों की जान चली गई, कई ये सपना ही देखते हुए चले गए कि क्या वो जीते जी राम मंदिर का निर्माण देख पाएंगे। 2024 में प्रधानमंत्री को नेतृत्व में 2014 और 19 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, जेपी नड्डा ने कहा। पंजाब में सभी सीटों पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर फिर से कमल खिलेगा। मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर चुनाव नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का विकास है।
श्री कृष्ण भगवान की तरह हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बात करते हैं भारत के मुस्लिमों के लिए हज यात्रा से जुड़ी अच्छी और बड़ी खबर। हज के लिए भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौता हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मौजूदगी में द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इस दौरान सऊदी के उमरा मंत्री तौफीक बिन फौज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। हज 2024 के लिए भारत से जो तीर्थ यात्रियों का कोटा तय किया गया है वो है 1,75,000, यानी कि भारत से 1,75,000 तीर्थ यात्री कोटा के तहत, रिजर्वेशन के तहत हज यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई, जिसे हज समिति के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। 35,005 तीर्थ यात्रियों को निजी ऑपरेटर्स के माध्यम से आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। और बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां चुनाव हुए, लेकिन चुनाव का परिणाम चुनाव होने से पहले सभी को पता था कि वापस शेख हसीना की अवामी लीग जीत जाएगी। शेख हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगी और वो प्रधानमंत्री का पद संभालने को एक बार फिर से तैयार हो। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, दरअसल चीन के अंदर राजनीतिक द्वेषता भी चल रही है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी चल रही है और राजनीतिक संकट भी चल रहा है और विरोधियों को कुचलने की एक साजिश भी चल रही है, जिसका जिक्र विपक्ष करता है। और इसका जिक्र करते हुए विपक्ष के बायकॉट और उसके बीच में अवामी लीग का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि आगे लड़ने वाला ही कोई नहीं था। और कहा जा रहा था कि जो लड़ रहे हैं उनमें से भी 90% शेख हसीना को समर्थन देते। यह भी कहा जा रहा था कि एक ही सीट पर जो नंबर 1 है, जो नंबर 2 है, जो नंबर 3 है, जो नंबर 4 है, यहां तक के कैंडिडेट शेख हसीना को समर्थन करते। यानी जीते कोई भी, हारे कोई भी, फर्क नहीं पड़ रहा था और इसलिए विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट कर दिया। शेख हसीना के शासन में भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्ते रहे हैं। म्यांमार के साथ भारत और बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं। म्यांमार में चल रहा गृह युद्ध दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और दोनों देशों को म्यांमार की तरफ से उग्रवादियों की घुसपैठ का खतरा है। और बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनके सामने इस वक्त दोहरा संकट है। कानूनी झंझट के अलावा सरकार कायम करने की भी चुनौती उनके सामने इस वक्त बनी हुई है। कई बार समन के बावजूद, या कहें कि 7 बार समन के बावजूद ईडी के सामने सोरेन पेश नहीं हुए। सोरेन पर नियम विरुद्ध आदिवासी की जमीन के सौदे का आरोप है और सोरेन के खिलाफ अवैध खनन मामले की भी जांच ईडी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जहां तक कानून का सवाल है, ईडी शायद किसी भी नेता को 10 से ज्यादा बार समन नहीं दे। यह एक एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर इन समन के बावजूद हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं होते तो मानकर चलिए गिरफ्तारी वारंट आएगा और फिर हेमंत सोरेन को घर से गिरफ्तार किया जाएगा। जन समर्थन बचाए रखने के लिए तूफानी दौरे हेमंत सोरेन कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि भावनाओं को अपनी तरफ करने के लिए भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, क्योंकि ईडी के सामने पेश होने से ज्यादा उनको लगता है कि जनता के बीच में संदेश गिरफ्तारी का जाएगा। बहरहाल सोरेन का नारा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। गिरफ्तारी होने पर पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं सोरेन। वहीं बीजेपी राज्यपाल से गैर विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का अनुरोध करें, क्योंकि कल्पना वर्तमान स्थिति में विधायक नहीं है और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायक दल का नेता होता है। ऐसे में बीजेपी डिमांड कर रही है कि जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो विधायक होना चाहिए। हालांकि राजस्थान के साथ देश के इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां पहले मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर अगले 6 महीने किसी एक सीट से चुनाव लड़ाकर विधायक बनाया जाता है। और बात करते हैं 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के गठन की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गठन कर दिया है। सभापति समेत 14 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इसमें विधायक पुष्पेंद्र सिंह को समिति का सभापति मनोनीत किया गया। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, श्रीचंद कृपलानी,
केसाराम चौधरी, फूल सिंह मीणा, संदीप शर्मा, शोभा चौहान, जितेंद्र गोटवाल, महेंद्रजीत सिंह मालविया, अनिल शर्मा, विजेंद्र ओला, टीकाराम जोली, राजकुमार रोत और चंद्रभान सिंह को इसका सदस्य बनाया। और बात करते हैं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जो उद्योग भवन पहुंचे और उद्योग भवन मंत्री बनने के बाद पहली बार वो पहुंचे। उद्योग विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में उद्योग मंत्री राठौड़ ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद राजस्थान में मजबूत आर्थिक विकास करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल बने, इन्वेस्टर को उनके दरवाजे पर सभी योजनाओं का लाभ मिले। जैसे गुजरात में इंडस्ट्री में दिनों दिन विकास हो रहा है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी इंडस्ट्री का विकास किया जाएगा। मकसद एक ही रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान की धरती पर हो, राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू। वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात में औद्योगिक विकास हुआ है और गुजरात पैटर्न से ही राजस्थान में विकास किया जाएगा। वहीं सिंगल विंडो सिस्टम पर होगा राजस्थान का आर्थिक विकास। राजस्थान में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल बने, इन्वेस्टर्स के दरवाजे पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसकी कोशिश की जाएगी। राज्यवर्धन राठौड़ ने यह भी कहा कि वो गुजरात जाएंगे। जो गुजरात के अंदर समिट हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद जा रहे हैं। आज रात को प्रधानमंत्री गुजरात होंगे, अगले 2 दिन वो वहां रहेंगे, कई देशों के अध्यक्षों से मिलेंगे, वहां इन्वेस्टर समिट का वो हिस्सा होंगे, एक रोड शो करेंगे। मुमकिन है कि राज्यवर्धन राठौड़ भी जाए और उस समिट को देखें, उसकी योजना वो शायद बना भी रहे, उन्होंने जिक्र भी किया। और उसके बाद राजस्थान में उसी पैटर्न पर इन्वेस्टर समिट होती हुई नजर आए। वहीं जांच के दायरे में आ गई बिजली की खरीद फरोख्त। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पदभार ग्रहण कर दिया और पदभार ग्रहण करने के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी और ये अमूमन होता है। ये कहा भी जाता है कि जब एक नई सरकार का गठन होता है तो बीती सरकार के जो अंतिम 6 महीने होते हैं, उनमें जो योजनाएं लागू की गई होती हैं, उनको लेकर समीक्षा करने का अधिकार होता है। नागर कह रहे हैं कि फिर चाहे बिजली की खरीद फरोख्त हो या फिर केंद्रीय योजनाओं का एग्जीक्यूशन, इसमें जहां भी लापरवाही बरती गई, जहां भी इसमें अनियमितताएं पाई गई, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। फ्री बिजली समेत अन्य योजनाओं के भविष्य पर बोली नागर, जनता से जुड़ी हर योजना को बेहतर करने की दिशा में काम। ऊर्जा विभाग को अब पूरी पारदर्शिता के साथ लगाया जाएगा। साथ ही थर्मल प्लांट्स में 60% ही उत्पादन को चिंताजनक बताया है और कहा कि थर्मल प्लांट्स ने अभी 60 से 70% उत्पादन हो रहा है, ये चिंताजनक है। हमारी कोशिश रहेगी कि उत्पादन 80% तक बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रयास करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का कोयला भी प्लांट को मिल सके। बात करते हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट की। मीरा के राजस्थान में धार्मिक आस्था का मानो ज्वार चल रहा है। 11 महीने में आप जरा अंदाजा लगाइए, पूरा 1 साल का भी आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 11 महीने में 16 करोड़ पर्यटक आए हैं और इनमें 15 करोड़ श्रद्धालु कम पर्यटक हैं। खाटू वाले का जिला सीकर 2 करोड़ 40 लाख पर्यटकों के साथ पहले पायदान पर है। वहीं गोविंद देव जी, देवयानी, गलता जी वाले जयपुर जिले को दूसरा स्थान मिला है। जयपुर जिले में आए 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा सैलानी। वहीं तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा की नगरी के जिले अजमेर में 1 करोड़ 31 लाख पर्यटक आए। सवालिया जी के चित्तौड़ में 1 करोड़ 26 लाख पावड़ों का आगमन हुआ है। वहीं त्रिनेत्र गणेश जी के सवाई माधोपुर जिले में आए 1 करोड़ 25 लाख पर्यटक। ब्रज 84 के धरती भरतपुर जिले में 1 करोड़ 4 लाख सैलानी आए। वहीं दिलवाड़ा जैन मंदिर, ब्रह्म कुमारी और सुंधा माता के सिरोही में 91 लाख 5 हजार पर्यटक आए। तनोट माता की धरती जैसलमेर जिले में 77 लाख 32 हजार पर्यटकों का आगमन हुआ। वहीं कैला माता के करौली जिले में 71 लाख 84 हजार पावड़े पहुंचे। पांडुपोल और भृतहरि के अलवर जिले में 69 लाख 24 हजार पर्यटकों की आवक रही। धार्मिक पर्यटन ने
राजस्थान पर्यटन उद्योग पर मानो अमृत की वर्षा कर दी। अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी पद संभालते ही टेंपल टूरिज्म पर फोकस है। हमारे जो धार्मिक मेले और उत्सव है उसका देशी और विदेशी पर्यटकों में जबरदस्त क्रेज है। तो मानकर चलिए अगर ये मेले और उत्सव अपने शीर्ष पर होंगे तो टूरिज्म अपने आप शीर्ष पर होगा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है टूरिज्म सेक्टर। और बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह की। इस अवसर पर सांसद रामचंद्र बोहरा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। इससे पहले विग्रहराज चौहान ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने विद्यालय को ध्वस्त कर दिया और इसके साक्ष्य आज भी वहां पर मौजूद हैं। 2.5 दिन के झोपड़े के पास संगमरमर के एक शिलालेख में इसका उल्लेख है। शिलालेख पर संस्कृत विद्यालय होने के प्रमाण भी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब 2.5 दिन के झोपड़े में संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में आग लगने से जुड़ी बड़ी खबर। घटनाक्रम की जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के निर्देश पर कमेटी गठित की गई। अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर भारती मल्होत्रा, डॉक्टर अमिताभ दुबे, डॉक्टर गोवर्धन मीणा, डॉक्टर बीएल कुमावत, माइक्रोबायोलॉजी एचओडी डॉक्टर एसके सिंह, वित्तीय सलाहकार सुनील सोनी को कमेटी में शामिल किया गया। घटना के कारणों की जांच और नुकसान के बारे में रिपोर्ट ये कमेटी बनाकर सौंपेगी। विश्व विरासत में शुमार आमेर का नहीं कोई मुकाबला। मॉन्यूमेंट टूरिज्म में राजस्थान में आमेर शीर्ष स्थान पर है। 2023-24 के पहले 9 महीने में आमेर आए 15,21,836 टूरिस्ट। कुल 10,85,853 पर्यटकों के साथ हवा महल दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जंतर मंतर 9,13,849 पर्यटकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नाहरगढ़ देखने पहुंचे 8,05,846 पर्यटक, जबकि अल्बर्ट हॉल देखने वाले पर्यटकों की संख्या रही 7,43,596। वहीं बाहर के स्मारकों में सर्वाधिक 2,40,881 पर्यटकों ने चित्तौड़ किला देखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।